हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी में नमो कौल सर आप सभी के लिए लेकर आए हैं रोटेशनल मोशन की बेस्ट 100 प्रॉब्लम्स। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है रोटेशनल मोशन में, और ये सीरीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हो। आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं रोटेशनल मोशन में, वो सारी की सारी दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के प्रीवियस पेपर आप कब स्टार्ट करोगे। तो इसमें देखो, आज मैं आपको जो फिजिक्स का पेपर है उसका पैटर्न बताने वाला हूं, किस टाइप से पेपर आता है, किस टाइप से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और ये हमारा 2020 का सेट 1 है 346 एक्सेस। दूसरी चीज ये भी थी कि आप सर जो प्रीवियस पेपर करा रहे हो वो किस बोर्ड के लिए हैं। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है वी टीच ऑल हिंदी बोर्ड। देखो, हो सकता है ये तो है यूपी बोर्ड का पेपर, बट जो क्वेश्चंस हैं वो सभी हिंदी बोर्ड के लिए हैं। केवल आपके पेपर का पैटर्न चेंज होगा, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो सेम रहेंगे, क्योंकि आप सभी देखते हो कि जितने भी हिंदी बोर्ड हैं सभी में एनसीईआरटी बेस्ड चलता है। तो हम कराते यूपी बोर्ड के लिए हैं, बट ये जो पेपर है स्टूडेंट, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सभी हिंदी बोर्ड के लिए हैं। तो चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, आप ये प्रीवियस पेपर आप जरूर देखना स्टूडेंट। इनसे आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है। दूसरी चीज ये भी आ रही थी कि सर अभी हमारा सिलेबस थोड़ा सा फिजिक्स में पीछे चल रहा है, केमिस्ट्री में पीछे चल रहा है, ये कब तक कंप्लीट होगा। तो दिसंबर में स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो डिले करने का मैं आपको सबसे बड़ा रीजन बता दूं, आप सभी को पता है कि जो पेपर का जो टाइम है वो थोड़ा सा डिले हो चुका है। जो पेपर आपके फरवरी या मार्च में होने वाले थे वो लगभग यहां तक लग रहा है कि अप्रैल में जाने वाले हैं। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, अदर स्टेट के जितने भी बच्चे हैं उनके भी पेपर डिले होंगे, क्योंकि आप सभी देख रहे हो कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। देखो, थोड़े से समझदार हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारे बिहार बोर्ड का स्कीम या टाइम डेट शीट आ चुका है। तो यार इस टाइम कोई भी बोर्ड पेपर नहीं करा सकता है, ठीक है ना। आप खुद समझदार हो, खुद समझा करो। और बात रही कि डेट शीट की, तो आप जो बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाके देखो कि क्या डेट शीट आई है या नहीं। मैंने चेक किया था, मुझे तो कहीं मिली नहीं। BSEB की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां पर जाके मैंने देखा तो मुझे ऐसी कोई भी डेट शीट नहीं मिली थी। आप खुद एक बार ट्राई करना स्टूडेंट, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमें डेट शीट मिल गई या फिर नहीं मिली। ओके बच्चों, तो यही रीजन था कि हमारा जो सिलेबस नवंबर में खत्म होने वाला था वो थोड़ा सा डिले हमने खुद किया है, क्योंकि देखो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि आप सभी देखते हो कि कितना सारा वीडियोस हमारा डेली बेसिस पर रहता है। देखो स्टूडेंट, हम अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकते हैं आप सभी के लिए करते हैं, और इसी प्रकार से करते रहेंगे। एक चीज आपको और मैं बता दूं, इस टाइप की जो वीडियोस आप देखते हो ना, जो हमारी प्रीमियर वीडियो रहती हैं, उनमें स्टूडेंट हमारा अगर 1 घंटे की वीडियो है ना तो 3 घंटे बर्बाद होता है। अगर हमारे यहाँ लाइव का ऑप्शन होता ना, यहाँ लाइव क्लासेस देने का ऑप्शन होता, क्योंकि यहाँ पर देखो हम जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर वाईफाई का कोई है नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है कि हम वाईफाई से आपको टीच कर सकें, लाइव क्लास दे सकें। इसी वजह से इस साल तो हम लाइव क्लास नहीं दे रहे, बट नेक्स्ट टाइम हमारी लाइव क्लास ही रहेंगी। थोड़ा सा हम इंतजाम कर रहे हैं बाहर, ठीक है। तो यही रीजन था, क्योंकि अगर हम 1 घंटे वीडियो बनाते हैं ना तो 1 घंटा हमारा उसे एक्सपोर्ट करने में जाता है। अब उसको देखना पड़ता है कहीं गलती तो नहीं है, उसके बाद उसको अपलोड करना पड़ता है। तो अगर 1 घंटे की वीडियो बनाई तो 3 घंटे हमारी लेके जाएगी। तो हमें यार बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको हम 6 से लेके 7 वीडियोस दे रहे हैं ना, उनके लिए स्टूडेंट ये मान लो 12 से लेके 14 घंटे हैं हमें मेहनत करना पड़ता है। तो यार समझदार हो, थोड़ा समझा करो, इसलिए हमारी सभी वीडियोस को देखा करो, ठीक है। तो टेंशन ना लो, 10 दिसंबर से आपके प्रीवियस से पेपर स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। 10 दिसंबर ये लास्ट है, ठीक है। क्योंकि 10 तारीख तक देखो फिजिक्स का हमारा पार्ट 1 भी खत्म हो जाएगा, फिर हमारा पार्ट 2 पे फोकस रहेगा। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो प्रीवियस पेपर रहा करेंगे वो सुबह में रहा करेंगे, और जो सिलेबस है वो शाम को चलता रहेगा। इससे आपको 2 फायदे होते रहेंगे। एक तो प्रीवियस पेपर का जो पैटर्न है स्टूडेंट वो आपकी समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आपका सिलेबस देखो बचा ही गया, पार्ट 1 खत्म हो चुका है। और दूसरी चीज देखो, लेट होने का रीजन है आप सभी देखते हो कि हम कितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराते हैं। एज लाइक तुम्हारे जो ऑफलाइन क्लासेज होते हैं ना, उस टाइप से हम आपको क्लासेस देने की कोशिश करते हैं। यही रीजन है यार, और कोई रीजन नहीं था। और थोड़ा सा डिले यार होने दो, क्यों टेंशन ले रहे हो। आपका सिलेबस टाइम से खत्म हो रहा है, नवंबर में नहीं तो दिसंबर में हो जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि सब फिजिक्स का जो पेपर आता है, तो क्वेश्चन आप सभी को पता है कि जो पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का ही होता है, ठीक है। इतने घंटे का आपका पेपर होता है। अब इस 3 घंटे 15 मिनट में स्टूडेंट आपको हर टाइप का क्वेश्चन करना होता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट टाइप हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो या डेरिवेशन जिनको कह देते हैं फिजिक्स में, ठीक है बच्चों।
तो ये सारी चीजें होती हैं, आप सभी देखते हो। अब बात आती है कि सर इनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो स्टूडेंट देखो 3 घंटे 15 मिनट अगर आप पूरे में पेपर करना चाहते हो तो इसके हिसाब से हमें थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ता है कि हमें ऑब्जेक्टिव के लिए केवल और केवल 5 मिनट देने हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखो कितने हैं पेपर में, उस हिसाब से आप इसको टाइम दोगे। न्यूमेरिकल्स के लिए में इतना टाइम देना है और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए में इतना टाइम देना है। और ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आप 10-15 खुद सेट घर पे करके देखोगे और टाइम को मैनेज करोगे। देखो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा स्टूडेंट, बिना हार्डवर्क किए आप सोच रहे हो कि पेपर में अच्छे नंबर आए तो पॉसिबल नहीं है। तो घर पे 13-14 सेट लगाओ। हम आपको कम से कम 2019-20 अगर ये कंप्लीट हो जाए तो 2018 की भी सेट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हमारा टारगेट 2020 फिर 2019 ऐसे करके चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो लगा था वो 2018 से लगा था। तो आप कम से कम 3 साल के पेपर करके जाओ। आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप 3 साल के पेपर जरूर लगा के जाओगे बच्चों। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम सिलेबस पढ़ लें, सिलेबस पढ़ने से क्या 90+ आ जाएगा? नहीं आएगा। जब तक आपको प्रीवियस पेपर एनालिसिस नहीं होगा, किस टाइप क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, तो सिलेबस खत्म करने से कभी अच्छे नंबर नहीं आते हैं। फिर कान खुल के सुन लो, आपको मैं बार बार कहता हूं, आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए तो प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर, इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है यार। सिलेबस से इतना नहीं आता जितना आप इनसे लगा के आ सकते हो। सिलेबस पढ़ो, उसके साथ साथ स्टूडेंट ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने मैथ्स और इंग्लिश पे देखा है आप बहुत कम देखते हो उन वीडियोस को। तो यार हमारा मेहनत सभी में सेम रहता है, तो आप उन वीडियोस को भी देखा करो। कोई कमी है वो हमें बताओ, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बट हर वीडियो को देखोगे, ठीक है। तो अब हम आपके लिए मेहनत करेंगे, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप भी मेहनत करोगे। दूसरी गुड न्यूज आप सभी के लिए ये थी स्टूडेंट कि अब आप रेगुलर बेसिस पर हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में पेपर टेस्ट दोगे, वो हम आपको टाइम टेबल सेंड कर देंगे और रेगुलर बेसिस पे होंगे, क्योंकि हमें भी अब लगता है कि आप सभी के साथ थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ओके बच्चों, चलो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं इस सेट के। और वैसे हमारा जो अनसॉल्व पेपर या प्रीवियस पेपर है ये 10 दिसंबर से चलेंगे, और जो बच्चे एग्री हो, क्योंकि थोड़ा सा हमारा सिलेबस भी अच्छा सा खिंचवा देंगे अब हम, उसके बाद आपके पास प्रीवियस पेपर एंड थोड़ा सा सिलेबस पे ही फोकस रहने वाला बच्चों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो यूपी बोर्ड का पेपर आता है उसमें खंड आ, खंड आ में क्या होता है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो ज्यादातर बच्चों को पता होंगे स्टूडेंट, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट आपके 6। कितने होते हैं? 6, ठीक है। तो यहां पर आपको 6 ऑब्जेक्टिव हैं और आपको 6 के 6 करने हैं, तो मतलब 6 मार्क्स आपको इनसे मिलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं आज पेपर में किस टाइप से आते हैं। उसके बाद खंड आ के बाद स्टूडेंट आपका आता है खंड बा। क्या आता है? खंड बा। थोड़ा सा पैटर्न जान लो किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं यूपी बोर्ड के पेपर में। बट आप किसी भी बोर्ड से हो, सभी बोर्ड के बच्चे इन प्रीवियस पेपर को जरूर देखना है यार, ये आप सभी के लिए हैं, ये नहीं कि केवल यूपी बोर्ड के हैं। हम यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे पास जो पेपर अवेलेबल है उनको हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। बट क्वेश्चंस हर एक हिंदी बोर्ड में सेम आते हैं बच्चों, आप सभी समझदार हो, इंटर में पढ़ रहे हो, ठीक है। खंड बा में स्टूडेंट आपके 6 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, यहां से आपको 1-1 मार्क मिलेगा, वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो यहां पर भी आपको 6 मार्क्स यहां से मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका खंड सा आता है। खंड सा में स्टूडेंट क्या होता है, 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं और यहां पर ये हर एक है 2 नंबर का, तो 4 गुणा 2 कितना हो गया? 8 मार्क्स। कितना हो गया? 8 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपका खंड दा आता है। खंड दा, खंड दा में स्टूडेंट आपके क ख ग घ ड़, यहां पर आपके 5 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? ये भी 5 हैं, ये शॉर्ट टाइप कह सकते हो, लेकिन ये 3-3 नंबर के, तो 5 गुणा 3 बराबर 15 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद खंड दा के बाद आपका आता है, खंड दा में स्टूडेंट और दे रखा है, ठीक है ना, ये 14 क्वेश्चन होता है वैसे, और यहां पर ये 5वां क्वेश्चन है। 5वें में भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 5। ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, तो 5 गुणा 3 बराबर 15 मार्क्स आपको यहां से भी मिलेंगे। उसके बाद आपका आता है खंड या। क्या आता है? खंड या। खंड या में क्या होता है बच्चों, यहां पर आपको खंड या में क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इसका अथवा दे रखा है, 7वां दे रखा है, इसका अथवा दे रखा है। खंड मतलब 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9। और भी कोई क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं एक बार जरा। 9 क्वेश्चन है, और हर एक जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट वो 5-5 अंक का होता है, तो मतलब 4 गुणा 5 बराबर 20 मार्क्स। और यहां पर हर एक का अथवा आपको दे रखा होगा, ठीक है, इसका अथवा, इसका अथवा, इसका अथवा, इसका अथवा, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप नंबर ऐड कर सकते हो, 6 और 6 12, और 8 20, और 15 35, और 15 50, और 20 70, मतलब टोटल 70 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया, ठीक है।
और आपको देखो सबसे ज्यादा जो बच्चों मेहनत करनी है, फिर मैं आप सभी से कह रहा हूं, आप अगर अच्छा मार्क्स चाहते हो तो एक तो डेरिवेशंस, ये सीरीज हम जल्दी स्टार्ट करेंगे बट अभी थोड़ा सा सिलेबस खत्म होने दो तब, ठीक है ना। डेरिवेशंस, उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, इन पर ज्यादा फोकस करना है। डेरिवेशंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, इन पर आप अच्छा सा फोकस कर लोगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर हो जाएगा, टेंशन ना लो। क्योंकि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हो या वेरी शॉर्ट टाइप या फिर आपके कह सकते हो ऑब्जेक्टिव है, ये ज्यादातर या डेरिवेशन से लॉन्ग क्वेश्चन से बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा पैटर्न मैंने आपको बता दिया किस टाइप से आपको पेपर करना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपसे फिर मैं कह रहा हूँ इस सीरीज को आप लगातार देखना 10 दिसंबर के बाद, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है बच्चों। और थोड़ा सा हम आप सभी के साथ ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव में आपको बता दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन है इसका का क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विद्युत फ्लक्स जो है उसका मात्रक क्या है। तो देखो विद्युत फ्लक्स होता है आपका फाई ई, और फाई ई बराबर आप सभी को मैं बता चुका हूं होता है ई ए कॉस थीटा, बट हमसे क्या पूछा इसने, यूनिट। तो यहां पर ई का मात्रक आप सभी को पता है, एक तो न्यूटन पर कूलाम होता है और एक वोल्ट पर मीटर, और इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर। एक तो आपका मात्रक ये बन जाता है फाई ई का, और एक और मात्रक होता है स्टूडेंट वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल का क्या होगा मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से मीटर काट दोगे तो एक यूनिट आपका ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। तो आप सभी देखिए इसमें कौन सा दे रखा है आपको, इसने वोल्ट इंटू मीटर, मतलब का थर्ड ऑप्शन एकदम सही जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है, और दूसरी चीज ये कह रहे थे सर, बच्चे कह रहे थे कि सर हमें जो ये है अनसॉल्व पेपर ये ऐप में दे दो। देखो बच्चों सभी को जीरोक्स कराने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, आप क्या करोगे, हाँ प्रोवाइड तो करेंगे। अभी आप क्या करो 25-30 रुपए का एक अनसॉल्व पेपर आएगा, जहां से भी जिस प्रकाशन का चाहते हो वो परचेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यार सभी में सेम होंगे, चाहे आप किसी भी प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर खरीद रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं होगा ना क्वेश्चन चेंज होंगे, क्योंकि जो 2020 में पेपर आया था वो तो सेम रहेगा ना। तो आप खरीद लो, 20-25-30 रुपए का आएगा, बस इतना तो कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल खरीद लो, बाद में हम प्रोवाइड कर देंगे। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, देखो ऐप में देखोगे, वीडियोस देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो आप क्या करोगे, खरीद लोगे, अपने सामने रख लो इसको, और जो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं उसी टाइप से सॉल्यूशन करते जाओ, चले जाओ, एक कॉपी रख लो, इतना तो कर सकते हो ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है ख, कोई भी प्रकाशन खरीद लेना। एक 24 ओम प्रतिरोध वाला तार है, ये हमने कोई तार ले रखा है, इसका प्रतिरोध कितना है 24 ओम। इसको एक समबाहु त्रिभुज में के रूप में मोड़ दिया। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मोड़ दिया। अब मैं इसको मान लेता हूं ए बी सी। तो 24 ओम है, ये 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है बच्चों किन्हीं दो शीर्षों के बीच, कोई भी दो शीर्ष ले सकते हो आप, इनके बीच निकाल सकते हो, इनके बीच निकाल सकते हो, कि नहीं मैं ए और बी के बीच निकालना चाहता हूं। तो क्या करोगे, अगर ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध निकालोगे तो ये तो आपके हो जाएंगे दोनों श्रेणी क्रम में, क्योंकि अगर ए से धारा जाएगी तो बच्चों को 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, कुछ धारा आपकी इधर आने वाली है, कुछ इधर, और जितनी इधर जाएगी घूम के देखो बच्चों उतनी ही इधर आ रही है। तो 8 और 8 आपके हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो R बराबर 8 + 8 = 16 ओम। और उसके बाद R डैश आप इसको कुछ भी मान सकते हो, ये दोनों समांतर में हो जाएंगे, तो 1/R डैश = 1/8 + 1/16। अब एलसीएम बताओ बच्चों कितना आएगा, समझदार हो, और 16 ही आने वाला है। तो 8 दूनी 16, 16 का 16, तो 1/R डैश आपका आ गया बच्चों 3/16। R डैश हमको निकालना है, तो R डैश आपका हो जाएगा, उल्टा कर दो इसको, 16/3 ओम, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया। इसका राइट आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है, 16/3। तो यार सवाल बहुत इजी होते हैं, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आप हर टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। हमारा प्रयास आपको क्वालिटी एजुकेशन देना, जो चीज आपको ऑफलाइन कोचिंग में नहीं मिल पाती है वो हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आप सभी के साथ अब देखना कितनी मेहनत की जाएगी। 1 दिसंबर से यार धमाका होने वाला है, क्योंकि हमारी भी आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, और जब हम सुबह सुबह जो वीडियोस देते हैं ना आपको पीडीएफ वाली, वो बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है उस पर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता आप सभी का, तो वो चीज हम क्लोज कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, टेंशन ना लो यार, आप सभी बस मेहनत करो, ठीक है ना। आप भी मेहनत करोगे, हम भी मेहनत करेंगे, तभी आपका जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। और आप देखना आप सभी के साथ कितनी मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन दिखा देते हैं हम आपको। ये कह रहा बच्चों, इसमें एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R आपको दे रखा है 100 ओम। R कितना दे रखा आपको 100 ओम। उसके बाद XL1 नहीं होता, ये XL होता है, ठीक है। XL आपको दे रखा है 200 ओम,
200 ओम, गलती से लिख गया होगा, ठीक है। और XC आपको दे रखा है 200 ओम, XC कितना दे रखा है 200 ओम। और ये तीनों स्टूडेंट श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को LCR सर्किट में पढ़ा चुका हूँ, तो ये LCR सर्किट ही हो गया आपका प्रेरकत्व, धारिता और यहाँ पर आपका प्रतिरोध, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपको दे रखा R, ये रहा आपका 100 ओम, और ये आपका 200 ओम, और ये आपका 200 ओम। क्या क्या इसने पूछा बच्चों, वो आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कालांतर, मतलब tan phi आपसे पूछा गया है। और tan phi अगर आपको निकालना है तो आप सभी को सूत्र पता है, tan phi बराबर क्या होता है, XL माइनस XC अपॉन R, बता चुका हूं। और अगर प्रतिबाधा पूछता तो Z बराबर होता है अंडूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बट उसने पूछा है हमसे केवल कलांतर की वोल्टेज और धारा के बीच कितना कलांतर होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे। XL आपको देखिए जरा कितना दे रखा, 200, तो 200 माइनस 200 बटे R का मान देखिए जरा कितना है 100, 200 में से 200 गया तो 0 बटे 100, यही तो बच्चा। और 0 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आने वाला है, ठीक है, 0। अब एक चीज़ बताइए, 10 में 0 मान किसका होता है, आप ये चीज़ मुझे कमेंट करोगे कि 10 में 0 मान किसका होता है। tan थीटा बराबर मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। अब आप समझदार हो, इससे मैं आपको पूरा बता चुका हूँ वैसे कि क्या आपका आंसर है, ठीक है, करके देखना आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका जो भी आंसर हो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं आपको और क्वेश्चन कुछ करा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांति कोण बीटा हो तो हमें बताना इनमें कौन सा सही है। चलो 14 क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी। ध्रुवण कोण आपको दे रखा है इसने IP, क्या दे रखा है इसने अल्फा, और जो क्रांति कोण होता है C वो आपको दे रखा है इसने बीटा। तो अब हमको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे, पूछा कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखो बच्चों, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं। n बराबर होता है आपका एक tan IP, ठीक है, और n बराबर आपको होता है 1/sin C। दोनों n की वैल्यूज हैं, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दोगे तो tan IP बराबर 1/sin C। और जो चीज़ आपको ऊपर दे रखी है, जैसे IP की जगह अल्फा दे रखा है तो IP की जगह मैं अल्फा लगा दूंगा तो tan अल्फा बराबर 1/C की जगह मैं बीटा लगा दूंगा तो sin बीटा, ठीक है बच्चों। अब 1/sin बीटा को अगर आपको कोसेक दे रखा है, इसमें दे रखा है क्या कोसेक, नहीं दे रखा, टेल अल्फा, चलो यही सही हो जाएगा। इसका आप क्रॉस मल्टीपल मार दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा tan अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल हमने मार दिया। तो देखिए जरा कौन सा सही है। तो पहले ऑप्शन बच्चों इसका सही है, पहला ऑप्शन एकदम सही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी को भी। अगला क्वेश्चन, चलो मैं इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। और अगर आप अनसॉल्व पेपर रेगुलर बेसिस पर चलाना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, वो भी मैं करा दूंगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसका। तो सवाल बहुत ईजी होते हैं, अब बार टेंशन ना लो, बस आप सभी मेहनत करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। और 1 दिसंबर से तो यार बस मेहनत हम भी बहुत ज़्यादा करेंगे आप सभी के लिए। थोड़ा सा हम टाइम टेबल को भी चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार आप वीडियोस नहीं देख पाते, शाम को बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। तो एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। तो बच्चों आप सभी ने सूत्र पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा बराबर h/mv। तो कहने का मतलब यह कि m का मान जिस कण का सबसे ज्यादा होगा उसके लिए लैम्डा का मान सबसे कम होगा, और m का मान सबसे कम जिस कण के लिए होगा लैम्डा का मान उसके लिए अधिकतम होगा। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है लगभग होता है 6.27 × 10⁻⁻27 kg, तो इनका तो सेम होने वाला है। बट इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है, इसी वजह से लैम्डा का मान सबसे ज्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों। तो ये आप आसानी से इसको लगा सकते हो। तो आप क्वेश्चंस और देख लीजिए, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला कह रहा है कि एक प्रकाश विद्युत प्रभाव में के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति हमको दे रखी है न्यू, और निरोधी विभव दे रखा है V0। तो हमसे पूछा गया है बच्चों कि खींचा गया जो ग्राफ है या वक्र है उसकी ढाल। अब देखो ये वाला सवाल आप अभी नहीं कर सकते हो, उसका मैं रीजन बता दूं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ग्राफ खींचना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूंगा, टेंशन मत लो। चलो ये हो गया अड़ा खंड बा। मैं क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ क्योंकि ये 10 दिसंबर से आपका स्टार्ट होगा। बस अभी यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख लीजिए बच्चों,
ठीक है, क्योंकि तब तक हमारा ज़्यादा सिलेबस आपका पार्ट 1 में पूरा खत्म करा दूंगा, पार्ट 2 में भी आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलेंगी। तो ये आपका हम 10 दिसंबर से मैक्सिमम पोर्शन खत्म करा देंगे, तब आपको मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में, बहुत आने वाला टेंशन मत लो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा कीजिए। अब आसानी से कर सकते हो, आपको करा चुके हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ के औसत आयु तथा अर्धायु में संबंध, अभी आपने इसको नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, अगला है प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो यह बहुत ईजी है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन सर्जित कर सके धातु का कार्यफलन कहलाती है। वाटिन धारा पढ़ाई चुका हूं, आप सभी को पता है। विभव प्रवणता करा चुका हूं। चलकुंडी धारामापी की धारा सुग्राहिता की परिभाषा करा चुका हूं। एक प्रेरकीय प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है? एल है, परिपथ में केवल एल है। आप बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और प्रेरण प्रतिघात का एक्सएल बराबर ओमेगा ले बताना था हमको। यार क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं बच्चों, अगर आप इसका एनालिसिस करोगे ना तो क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, बट आप सभी कहोगे सर आप तो टीचर, आपको हर क्वेश्चन ईजी लगेगा। यार आपको भी लगेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर आपका दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाता है, उसके बाद भी जनवरी फरवरी 2 महीने तो मिनिमम बचे रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है फेब में किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो पाएगा। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लग रहा है नहीं लग रहा। और लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख लेते हैं बच्चों, देखिए छठे 7वें 8वें। हाँ नुमा, ये कह रहा है प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दो पोलराइड ए तथा बी परस्पर लंबवत रखे हैं, इसके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार? बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं तो यार पूछो मत, करा देंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं, यार ये चैप्टर तो आप सभी के लिए वेव ऑप्टिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है ना वो यही है, जिसमें हाइगेंस ने द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया है। उसमें ही आपको मैं तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे पढ़ाऊंगा जहां से बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है। चलो आगे न्यूमेरिकल उसमें ऐड है। देखो न्यूमेरिकल अगर आप अच्छे से तैयार कर ले तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी बोर्ड परीक्षाओं में। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को ले कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। आई तीव्रता तथा न्यू आवृत्ति का प्रकाश W कार्यफलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा जबकि आपतित प्रकाश की तीव्रता समान तथा आवृत्तियां भिन्न भिन्न है। आवृत्ति समान तथा तीव्रताएं भिन्न भिन्न है। चलो ये भी मैं आपको करा दूंगा, उसके अथवा में दे रखा आपको। द्रव्य तरंगें क्या होती हैं? यह यांत्रिक तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न है? तो ये आपको कब पता पड़ेगा? मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन है, इसका मैं न्यूमेरिकल इसने ऐड कर दिया है। अगला है 8वां, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए, जो कि आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। दो समांतर धारावाही, ये आप कर सकते हो, मैं करा चुका हूँ। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, ये आपको आज ही देखने को मिल जाएगा, टेंशन ना, आज नहीं कल देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ऊंचाई तथा अपचाई ये तो कर लोगे। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम कर ही लोगे यार, करा चुको। तो यार पेपर आप एनालिसिस करके देखना, बहुत अच्छे होते हैं, बट ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कब हो पाएंगे? जब आप प्रीवियस पेपर लगा लोगे और कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना तो उसे आप चुटकियों में कर पाओगे। बट बच्चों अभी से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो। मैं आप सभी से फिर कहूँगा, टाइम इतना नहीं बचा हो बच्चों कि आप उसे बेकार कर सको। ठीक है, क्योंकि देखो टाइम हमारे पास इतना नहीं है। हम भी 1 दिसंबर से आप सभी देखना कितनी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, तो टेंशन ना लो। सिलेबस दिसंबर इस बार लास्ट बार है, दिसंबर में पूरा खत्म हो जाएगा। डिले करने के रीजंस मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। इसमें मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी हैं और उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करने में मुझे मत करना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।